वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा आखिरी सेशन है इंशाल्लाह इस टॉपिक का, यानी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का। और आखिरी सेशन में हमने ये कंक्लूड किया था कि टाइप वन और टाइप टू एरर्स क्या होते हैं और उनका अल्फ़ा लेवल से क्या रिश्ता है, और अगर हमने इन एरर्स को मिनिमाइज़ करना है तो हमें क्या स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए। अब इस टॉपिक में हमने शुरू से अभी तक बेसिकली मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी, और उसका मकसद ये था कि हम किसी भी टेस्ट की स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को अच्छी तरह समझ सकें कि वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होना ऑब्वियसली एक टचस्टोन है, एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़रूर होना है किसी भी टेस्ट को, उसके अलावा हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ मज़ीद कुछ चीज़ें भी हैं जिनको हमें ज़हन में रखना है, जिससे हमारी स्टडी की, हमारी रिसर्च की रिलायबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द स्कॉलरली कम्युनिटी बढ़ेगी। और अब इस आखिरी सेशन में हम बेसिकली उन चीज़ों पे गौर करेंगे और आखिर में कुछ मज़ीद स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स का ज़िक्र करके तो इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। तो पहली चीज़ इनमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ-साथ देखने वाली जो है वो है इफ़ेक्ट साइज़। एक्चुअली होता क्या है कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जब हम कहते हैं ना किसी चीज़ की हमें मिल गई है या नहीं मिली, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो हमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देती हैं। एक ये होती है कि सैंपल कितना बड़ा था, यानी हम एक बंदे से पूछ के हमने ये फ़ैसला किया, रिज़ल्ट निकल आया, या हज़ारों बंदों से पूछ के किया। और दूसरा इफ़ेक्ट कितना बड़ा था, यानी मीन्स में डिफ़रेंस कितना था। यानी मैं 13 ग्राम कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली लोग खाते हैं तो नॉर्मल उनका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रहता है। फैट खाते हैं 13 ग्राम तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नॉर्मल रहता है। तो 13 से 15 करने में फ़र्क पड़ता है या 13 से 18 करने में फ़र्क पड़ता है, इसको कहते हैं इफेक्ट। लेकिन आपने ये चीज़ 50 लोगों में देखी या 5000 लोगों में देखी, इसको कहते हैं सैंपल साइज। तो जो हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कहते हैं वो इन दो चीज़ों का मुरक्कब होती है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि चीज़ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। अब इसको बहुत से केसेस में अलग-अलग करके देखने की ज़रूरत होती है। सैंपल साइज़ को छोड़ के सिर्फ इफ़ेक्ट को देखने की ज़रूरत होती है कि वो कितना हुआ। तो उसके लिए एक टेस्ट हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोहेन्स डी। इसमें आप ये 4 जो तस्वीरें देख रहे हैं या ग्राफ्स देख रहे हैं, इसमें जिसका डी 0.5 है, यानी ये पहले वाला टॉप लेफ्ट वाला ग्राफ आपका, इसमें 2 मीन्स में फ़र्क बहुत कम है। लेकिन फिर जिसका डी 1 है और उसके बाद 2 है और उसके बाद 4 है, तो मीन का फ़र्क बढ़ता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स इफ़ेक्ट साइज़ बढ़ता जा रहा है। If you collect a sample of say 20 people and measured their heights and their foot sizes, you could probably expect to observe a statistically significant correlation between height and foot size, even though your sample was pretty small. 20 लोगों का सैंपल तो छोटा होता है, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जो लंबे लंबे हैं उनका फुट साइज़ भी बड़ा है। This is because there is a pretty robust tendency for big people to have big feet. Of course there are exceptions but they are relatively rare. तो ये एक ख़ास किस्म का टेस्ट है। बट ऑन द अदर हैंड फ़र्ज़ करें कि आप मेजर कर रहे हैं एक्सट्रोवर्जन एंड सेल्फ एस्टीम, यानी जो लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मिक्सअप होते हैं, लोगों से गपशप लगाते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम भी ज़्यादा होती है या नहीं होती। यू माइट नॉट नेसेसरली ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। आपको लगता होगा कि ऐसे ही होता है, लेकिन शायद आपको ऊपर आपने 20 लोगों को टेस्ट किया, इधर 20 लोगों को टेस्ट करने से शायद आपको कुछ कोरिलेशन ना मिले, ऑल्दो ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड हैं, दे गो हैंड इन हैंड। तो दिस कोरिलेशन इज़ मच मोर मॉडेस्ट दैन द सब्सटेंशियल कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड फुट साइज। ऐसे केसेस में जहाँ पे सैंपल बढ़ाने से पता नहीं चलता कि एक्चुअली इफ़ेक्ट बढ़ा है या नहीं बढ़ा, तो वहाँ पे फिर हमें सैंपल को इफ़ेक्ट से अलग करके देखने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए हम कोहेन्स डी टेस्ट करते हैं। अब ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में सिग्निफिकेंस आ जाए, लेकिन आपने उसकी नेचर ज़रूर देखनी है कि क्या सिग्निफिकेंस काफ़ी है या नहीं। कहीं मुझे साथ साथ इफ़ेक्ट साइज़ देखने की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं इस प्रॉब्लम की नेचर ऐसी तो नहीं है कि इसमें सैंपल बढ़ाने से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता,
कुछ और अंडरलाइंग फिनोमेना है जिनको देखने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मुझे इफेक्ट देखना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ देखनी पड़ती है वो है मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर क्या कि जो आप टूल इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने का, ठीक भी है या नहीं। आप बंदे का पाँव कैसे नाप रहे हैं, बंदे की हाइट कैसे नाप रहे हैं, या दूसरे केस में जहाँ हम सेल्फ एस्टीम देख रहे थे, आपने क्या क्वेश्चनर यूज़ किया, उस क्या सवाल पूछा जिससे आपको पता लगा कि उसके अंदर सेल्फ एस्टीम है या नहीं है। तो मेजरमेंट एरर बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेजर्ड क्वांटिटी एंड इट्स ट्रू वैल्यू। एक बंदे के पाँव की ट्रू वैल्यू 8 इंच है, आपने जिस फुटे से नापा वो थोड़ा गड़बड़ था, आपको 7.25 इंच नाप लिया आपने। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदे की सेल्फ एस्टीम का एक ट्रू लेवल है, आप हर बंदा शायद अलग क्वेश्चनर डिज़ाइन करके उसको नापने की कोशिश करे और अलग अलग रिजल्ट आए। तो बेसिकली दो किस्म के एरर फिर सामने आते हैं मेजरमेंट एरर में। एक को हम कहते हैं रैंडम एरर और एक को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो तो मिसकैलिब्रेटेड टूल की वजह से होता है नॉर्मली, कि आपने जिस फुटे से नापा, जिस मशीन से वज़न किया, वो मिसकैलिब्रेटेड थी। और रैंडम एरर क्या होता है, इट्स अ नेचुरल एरर जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हो सकता है। इसके पीछे कोई सिस्टमेटिक रीज़न नहीं होता, ये आज हो गया कल नहीं होगा, इस तरह के एरर्स हवा की वजह से, रोशनी की वजह से, बंदे के मूड की वजह से, किसी भी वजह से ये एरर आ सकता है। टू मैक्सिमाइज द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग अ स्मॉल इफेक्ट, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप ये मेजरमेंट एरर से बचने के लिए मल्टीपल मेजरमेंट्स करते हैं, रिपीटेड मेजर स्टडीज़ करते हैं। अब ये रिपीटेड मेजर स्टडीज़ क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा था जिसको आपने कहा कि आप वो जो हम पीछे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, मिलग्राम्स ओबीडियंस टेस्ट वाली करते आ रहे हैं, तो जिस बंदे को आपने करंट लगाने के लिए बिठाया तो उसको अगर आप गर्म कमरे में बिठा दें जहाँ बहुत शदीद उसको पसीना आ रहा हो तो शायद वो ज़्यादा करंट लगा दे, और अगर किसी एयर कंडीशन बहुत ही प्लेजेंट कमरे में बिठाएं तो वो शायद कम करंट लगाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस बंदे की अगर ट्रू एग्रेसिवनेस देखना चाहते हैं तो इसको गर्म कमरे में अलग एक्सपेरिमेंट करें और फिर ठंडे कमरे में अलग एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ये तीसरी चीज़ आपका मेजरमेंट एरर इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं इस एक्सपेरिमेंट पे। और अब इसको करने के भी फिर दो तरीके हो गए, एक बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन कहते हैं इसको हम, और दूसरे को कहते हैं विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। बिटवीन सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को, यानी जिन लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं और उनको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स देते रहते हैं, किसी को गर्म में बिठा दिया, किसी को ठंडे में बिठा दिया। और विद इन सब्जेक्ट में क्या होता है कि सब्जेक्ट वही होता है, लेकिन उन मुख्तलिफ लेवल्स पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की उसको ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी उसी बंदे को गर्म में बिठाया, उसी को ठंडे में बिठा दिया, ये विद इन सब्जेक्ट है। और बिटवीन सब्जेक्ट क्या हुआ कि मुख्तलिफ लोगों को बिठा के किसी को गर्म, किसी को ठंडा, उनको रैंडमाइज कर लिया। तो दूसरी चीज़ देखने की है मेजरमेंट एरर। सिग्निफिकेंस टेस्टिंग के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी मेजरमेंट ठीक थी या नहीं थी। एक और देखने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सैम्पल साइज़। इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज़ कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग रियल इफेक्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें कि जो मैंने पीछे बात की कि एक्सट्रोवर्जन और सेल्फ एस्टीम में एडल्ट्स में जो ट्रू एक्चुअल रिलेशनशिप है, कोरिलेशन है, वो एग्जैक्टली 0.32 है, यानी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 32 इनका कोरिलेशन है। अब आप यू स्टडीज 27 एडल्ट्स और आपको लगता है कि वहाँ उस एक्सपेरिमेंट से आपको रिजल्ट्स मिले कि 0.32 है कोरिलेशन, तो इज़ इट सिग्निफिकेंट? इट इज़ नॉट, बिकॉज आपकी पी वैल्यू 0.1 आ गई है जो 0.05 से बहुत ज़्यादा है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट में आपने 102 एडल्ट्स को स्टडी किया और यू फाउंड आउट कि कोरिलेशन 0.32 है, यानी वही है। इज़ इट सिग्निफिकेंट? यस, अब सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो आपको पी वैल्यू मिली वो 0.001 से भी बेहतर है, यानी 0.01 से बहुत कम है। तो सैम्पल साइज़ आपका जो है जो बढ़ता है वो आपकी स्टडी की रिलायबिलिटी
बढ़ाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी दोस्त थी जिन्होंने कहा कि वो 10 में से 9 हेड्स ले आएँगी या 7 हेड्स ले आएँगी, तो फ़र्ज़ करें एक्सपेरिमेंट होता और 10 में से 7 हेड्स ले आती, तो आप ज़्यादा इम्प्रेस होते या 1000 बार वो टॉस करती और उसमें से 700 हेड आ जाता, आप किस में ज़्यादा इम्प्रेस होते? ऑब्वियसली आप 700 आउट ऑफ 1000 में ज़्यादा इम्प्रेस होते, क्योंकि वही चीज़ बहुत ज़्यादा बार प्रूव हो गई है। इन अदर वर्ड्स वो रेप्लिकेशंस बहुत हो गई हैं, जो मैं पीछे आपको कह रहा था कि पी वैल्यू चेंज करने के बजाय स्टडी को रेप्लिकेट कर दें, तो आपने उसी स्टडी को 100 बार रेप्लिकेट कर दिया और वो फिर भी आपकी दोस्त ने प्रूव कर दिया कि वो हेड्स ज़्यादा ला सकती हैं एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, जो कि 5 है। एक और चीज़ जो हमने देखनी होती है सिग्निफिकेंस टेस्ट्स के साथ साथ, वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज, या इन अदर वर्ड्स वेरिएबिलिटी ऑफ द वेरिएबल्स जिनको आप मेजर कर रहे हैं। उससे भी जितनी ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है उतना स्टडी की रिलायबिलिटी कम होती है। तो आप को अगर कभी चॉइस मिले कि आप एक पावरफुल टेस्ट कर सकें और जो कि बहुत छोटे-छोटे इफ़ेक्ट भी डिटेक्ट कर सकता है, और एक कम पावरफुल टेस्ट करें जो ज़्यादा छोटे इफ़ेक्ट डिटेक्ट ना कर सके, तो ऑब्वियसली आपको पावरफुल टेस्ट चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें नीचे वाले मेजरिंग, आप मोहब्बत लव को मेजर करना चाह रहे हैं। एक टेस्ट ये है कि आप पूछते हैं बंदे से कि फ्रॉम 1 टू 10, ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 10 आप अपने पार्टनर से कितनी मोहब्बत है आपको? कोई 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, 8, 9, 10। और दूसरा सवाल है, आप उनसे पूछते हैं, डू यू लाइक योर पार्टनर? येस और नो। अब इनमें से कौन सा टेस्ट आपको ज़्यादा फ़र्क डिटेक्ट करने की पावर देता है? छोटा-छोटा फ़र्क भी डिटेक्ट करने की पावर देता है। ऑब्वियसली ऊपर वाला है, क्योंकि 1 टू 10 है, वो 8 और 9 का फ़र्क भी बताएगा आपको, 6 और 7 का फ़र्क भी बताएगा। नीचे वाला येस या नो है, तो वो 0 और 10 का कह लें कि सिर्फ़ आपने चॉइस दी उनको। नो का मतलब 0 और येस का मतलब 10। तो जब भी आपके पास आपको मौका मिले, तो पावरफुल टेस्ट चूज़ किया करें, ताकि आप छोटी से छोटी वेरिएंस को भी, वेरिएबिलिटी को भी डिटेक्ट कर लें। तो टू समराइज दिस होल थिंग दैट वी स्टडीड, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये हैं तो बहुत पावरफुल, लेकिन बहरहाल ये एक टूल है, और किसी भी टूल की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं या नहीं। जब आप स्टेटिस्टिक्स को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो ये इंतहाई पावरफुल और इनक्रेडिबली इफ़ेक्टिव एक टूल है आपके पास, जिससे आप अपनी रिसर्च को सही साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गलत अप्लाई कर देंगे, मिस इंटरप्रेट कर देंगे, तो किसी भी और टूल की तरह ये बेकार है, या बल्कि बेकार होने के साथ साथ डेंजरस भी है। हथौड़ी उंगली पे भी तो लग सकती है, आपकी अपनी उंगली को तोड़ सकती है अगर आप उसको सही इस्तेमाल ना करें। तो स्टेटिस्टिक्स को सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब क्या है सही इस्तेमाल करने का? इट कैन मीन एनालाइजिंग कि आप मैनिपुलेशन कर क्या रहे हैं, यानी आपका टेस्ट एक्चुअली है क्या, सैंपल साइज़ की नेचर क्या है और सैंपल साइज़ है कितना। आप की जो मेजरिंग है डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस उस या क्वेश्चनर है, उसकी वर्डिंग क्या रखी है आपने? आपकी एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं? उनमें फ़र्क कितना है? बिटवीन सब्जेक्ट स्टडी थी या विद इन सब्जेक्ट स्टडी थी, और इसमें कितने पार्टिसिपेंट थे? अल्फ़ा लेवल्स क्या थे? आपने टाइप 1 और टाइप 2 एरर कम करने के लिए क्या-क्या किया? वगैरह, वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, जिससे खुद आपको पता चलेगा कि आपने जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्ट की, आपने जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ की, एक्चुअली ये ठीक थी भी या नहीं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है, ये इट्स अ टचस्टोन, ऑब्वियसली ये एक आला तरीन स्टैंडर्ड है मैं किसी चीज़ को देखने का कि वो एक्चुअली अकर हो भी रही है नहीं। लेकिन जब तक, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे कहा कि जब आप कुछ बेसिक चीज़ें ज़हन में नहीं रखेंगे, तो
ये आपको गलत तरफ भी लेके जा सकती है, गलत कंक्लूजन्स भी आप कर सकते हैं। जब कभी आपको लगता है या कभी-कभी होता है ना, आपको लगता है यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त डिस्कवरी है लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं आ रही। तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे कोई फिगर्स मैनिपुलेट करें, बेहतर ये है कि अपना सैंपल साइज़ चेंज करें, कोई डिज़ाइन मॉडिफ़ाई करें। बजाय इसके कि आप फ़ौरन इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि नहीं मेरी स्टडी तो ठीक है, सिग्निफिकेंस में कोई गड़बड़ है, या यार पता नहीं मेरी स्टडी शायद ठीक नहीं है, मेरा क्लेम ही ठीक नहीं था। तो अगर कोई बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ आपको नज़र आ रही है तो उसको ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट पे कंक्लूड ना करें, बल्कि उसमें बाकी सारे वेरिएबल्स जो मैंने पीछे बताए आपको, वो सारे के सारे अप्लाई करें, रेप्लिकेट करें चीज़ों को। और उसमें ये भी किया जा सकता है कि सिग्निफिकेंस टेस्टिंग को आप एक इंडिकेटर समझें और उसके साथ साथ और भी इंडिकेटर्स यूज़ करें, मुख्तलिफ टेस्ट यूज़ करें, वैलिडिटी के, मीनिंगफुलनेस के, रिपीटेबिलिटी के, मुख्तलिफ चीज़ों के टेस्ट इस्तेमाल करें। क्योंकि बहरहाल जैसा मैंने ये डिस्कशन शुरू करते हुए आपको बताया, स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ टूल, और कैसे अच्छे इस्तेमाल करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब एक चीज़ होती है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस आम ज़ुबान में क्या मैं आपको बताऊं तो आपकी स्टडी तो एक स्टडी है ना, तो हो सकता है इस तरह की सैकड़ों स्टडीज़, इससे मिलती जुलती स्टडीज़ पहले से हो चुकी हों। तो मेटा एनालिसिस इस चीज़ को कहते हैं कि आप उन सारी की सारी स्टडीज़ के रिज़ल्ट लेके उनका एनालिसिस करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी जो है ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिज़ल्ट कंसिस्टेंट आए, तभी प्रूव होगा कि आपके रिज़ल्ट ठीक हैं। तो इसके लिए एक स्टडी करने के बजाय ग्रुप ऑफ स्टडीज़ को देखना या उस एरिया में सारे के सारे लिटरेचर को देखना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे आपको मतलब आप जब बहुत सारी स्टडीज़ देखते हैं तो आपको ट्रेंड्स नज़र आते हैं, आपको पता लगता है कि ये और कल्चर्स में ये चीज़ हुई तो कैसे रिज़ल्ट आए, और मुल्क चेंज हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा, जीन्स चेंज हुए तो क्या फ़र्क पड़ा, इन्वायरमेंट चेंज हुई तो क्या फ़र्क पड़ा, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको बदलने से रिज़ल्ट बदलते हैं। तो ये इस तरह के, ज़ाहिर है इस तरह के सवालों के जवाब आप एक इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बैठ के तो नहीं दे सकते। आप यहाँ पे लोगों की जीन्स तो चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे साल में 8 महीने बर्फ़ तो नहीं बरसा सकते कि ये देखें कि वेदर का क्या फ़र्क पड़ता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए सिस्टमैटिक स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं या मेटा एनालिसिस कंडक्ट किए जाते हैं, जो बेसिकली समराइज़ करते हैं मल्टीपल स्टडीज़ की फाइंडिंग्स को। तो मल्टीपल स्टडीज़ की फाइंडिंग्स को कंबाइन करना, इसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। और आजकल ये भी हो रहा है कि बहुत से जर्नल्स जो हैं वो इनकरेज करते हैं आपको कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में पीएचडी कर रहे हैं, तो आप अपने लिटरेचर रिव्यू को थॉरो करें, इस टॉपिक पे तमाम स्टडीज़ को आप डीपली पढ़ें और उन सिर्फ उस लिटरेचर रिव्यू का हमें एक पेपर जमा करा दें, तो हम उसको मेटा एनालिसिस के तौर पे पब्लिश कर लेंगे। तो इट इज़ नाउ वेरी कॉमन कि जो लोग पीएचडी करते हैं वैसे वो अपने रिजल्ट्स को तो एज ए जर्नल पेपर पब्लिश करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपने लिटरेचर रिव्यू को भी एज मेटा एनालिसिस पब्लिश करते हैं। तो मेटा एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप ट्रूली किसी इशू को समझना चाहते हैं तो ये ज़रूरी चीज़ भी है। ये आपको मुख्तलिफ वेरिएबल्स के चेंज होने से स्टडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, बेसिकली वो बताती है आपको। तो अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स देखेंगे, कॉमन स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, और उसके बाद सम अप करते हैं अपने इस टॉपिक को, जो कि था रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। अब ये कुछ ये स्लाइड पे और अगली स्लाइड पे कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं। इनमें से मीन, मीडियन, मोड तो आपने शुरू में देख लिए थे, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी देख ली थी, इसी तरह चाय स्क्वायर भी पीछे मैंने आपको बता दिया था। यहाँ जो एक और लिखे हुए हैं, इनमें से लिखा हुआ है पहला पियर्स आर या पियर्सन्स आर या पियर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट। ये टेस्ट आपको बताता है कि जब दो चीज़ें वेरी हो रही हों तो वो इकट्ठी वेरी होती हैं या
एक के वेरी होने से दूसरे के वेरी होने पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो अगर एक के वेरी होने से दूसरी भी वेरी हो रही हो, तो ये आपको बताता है कि यस, इनका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। ये कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी एक वेरी हायर साइड की तरफ हो तो उसकी वजह से दूसरी लोअर साइड की तरफ वेरी होना शुरू हो जाए। इस टेस्ट को कहते हैं पियर्सन्स आर या पियर्सन्स कोरिलेशन टेस्ट। फिर इसी तरह फाई कोफिशिएंट है, ये भी मोर और लेस पियर्सन कोरिलेशन की तरह के ही है, बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो आप रिलेशनशिप देख रहे होते हैं ये नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में होता है, यानी जो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं वो नहीं, बल्कि नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। क्या नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? यस, नो, हाई, लो, पास, फेल, इनको हम कहते हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे एज की कोई भी फिगर हो सकता है, 1 से लेके प्रॉब्ली 100 तक किसी की एज कोई भी निकल सकती है। स्पीड की का वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर्स कुछ भी हो सकता है, वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। और नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स यस, नो, पास, फेल, हाई, लो, बिग, स्मॉल, इस तरह के वेरिएबल्स को हम नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं। तो पियर्सन्स कोरिलेशन जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स का कोरिलेशन देखता है, फाई कोफिशिएंट नॉमिनल या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का कोरिलेशन देखता है आपस में। फिर आगे ये टी टेस्ट लिखे हुए हैं 3 किस्म के। बेसिकली टी टेस्ट क्या करते हैं कि दो पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करते हैं और उनका देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं। तो दे फाइंड एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन्स। अगर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट हो, इसका मतलब है कि वो जो आपने 1, 2, 3 जितने भी सैंपल लिए वो उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। सिंगल सैंपल का मतलब है कि आपके पास कोई पॉपुलेशन का डेटा मौजूद है और एक सैंपल लेके आपने सैंपल को पॉपुलेशन से कंपेयर कर लिया। पेयर्ड का मतलब है कि उन दोनों का आपस में कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप भी है और उनको आप टेस्ट कर रहे हैं कि वो कैसे वेरी हो रहे हैं। आखिर में लिखा हुआ है रिलायबिलिटी एनालिसिस। ये बेसिकली वो चीज़ है जिसको आप लोग आम ज़ुबान में क्रॉनबेक अल्फा कहते हैं, और ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू यूज़ मल्टीपल लेकर्ट स्केल क्वेश्चंस किसी सर्वे में, क्वेश्चनर में, और देखते हैं कि आपका स्केल रिलायबल है भी या नहीं है। यानी रिलायबिलिटी एनालिसिस बेसिकली वो जिसको हम लोग नॉर्मली, आप लोग आई एम श्योर आपने बहुत से सब्जेक्ट्स में जो अपने प्रोजेक्ट किए होंगे उसमें क्रॉनबेक अल्फा निकाला होगा, तो दैट इज़ द रिलायबिलिटी टेस्ट। अगली स्लाइड पे अब ये यहाँ पे कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं, जैसे सबसे ऊपर लिखा है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे अनोवा। बेसिकली ये मीन्स को कंपेयर करता है 3 या ज़्यादा ग्रुप्स को। पीछे टी टेस्ट जो था वो 2 ग्रुप्स तक था, अनोवा जो है वो 3 या उससे ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करता है। फैक्टोरियल अनोवा इन सब में यानी वन वे अनोवा और पीछे टी टेस्ट में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेकिन जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर आप फैक्टोरियल अनोवा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस क्या चीज़ है? इसमें जो आपके एक्सेस होते हैं वो यानी आप कह लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं आपके, वो कैटेगोरिकल या कंटिन्यूस कुछ भी हो सकते हैं। पीछे जो मैंने आपको बताया था ना, कैटेगोरिकल या नॉमिनल। तो अनोवा आपको कंटिन्यूस वेरिएबल्स को डील करता है और एनकोवा कैटेगोरिकल को भी डील कर सकता है। एनोवा बेसिकली एक्स यानी इंडिपेंडेंट तो कैटेगोरिकल को डील कर सकता है, लेकिन वाई कैटेगोरिकल को डील नहीं कर सकता। वहाँ पे वाई कंटिन्यूस ही होते हैं। लेकिन अगर आपके वाई भी कंटिन्यूस हों, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूस नेचर का हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कंटिन्यूस नेचर का हो, फिर आप रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर रिग्रेशन में वाई कैटेगोरिकल हो जाए यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल हो जाए, फिर आप लॉजिस्टिक
रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें इस वक्त इस टॉपिक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खाली आपको एक उसका टच सा दे रहा हूँ। जब आप करेंगे इंशाल्लाह किसी वक्त आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं। ये एक और यहाँ पे लिखी हुई है मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है जी कि आप स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कि वो किस तरह असरअंदाज होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, यानी एक्सेस किस तरह कितनी स्ट्रांगली प्रिडिक्ट कर रहे हैं वाई को। फिर यहाँ पे नीचे लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा हुआ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस। पीसीए आप तब करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जब आप बॉटम अप चीज़ों को, यानी एक ढेर सारे वेरिएबल्स हैं आपके पास, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उनमें से आप एक एक को एनालाइज कर करके ड्रॉप करते रहते हैं इनसिग्निफिकेंट को और कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स तक पहुंच जाते हैं। बॉटम अप एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स टू अराइव ऑन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स, इसको हम पीसीए कहते हैं। और अगर इसी सिचुएशन में आपको उन बहुत सारे कंपोनेंट्स में एक ए प्रायोरी नॉलेज हो कि कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हम फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, यानी बहुत से कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के बजाय उन फैक्टर्स को ही एनालाइज कर लिया जाए। फिर यहाँ पे एक सेकंड कॉलम में पैथ एनालिसिस एक चीज़ है। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है मल्टीपल रिग्रेशन की। इसमें इट प्रोवाइड्स यू एस्टिमेट्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसाइज्ड कॉजल कनेक्शंस बिटवीन सेट ऑफ वेरिएबल्स, और इसमें पाथ डायग्राम्स बनते हैं और उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है रिलेशनशिप। अब ये पाथ एनालिसिस को ही एक कदम आगे आप लेके जाएं तो ये स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग करते हैं आप, क्योंकि पाथ एनालिसिस में एक असम्पशन होती है कि कोई मेजरमेंट एरर नहीं था, लेकिन स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो होती है वो कुछ लेटेंट वेरिएबल्स को भी एनालाइज करती है या इस्तेमाल करती है टू अकाउंट फॉर मेजरमेंट एरर्स। तो बेसिकली ये सारे टेस्ट, बॉटम लाइन ये है कि पॉपुलेशन को सैंपल से कंपेयर करने के लिए होते हैं या सैंपल को सैंपल से कंपेयर करने के लिए होते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिपेंडेंट वेरिएबल्स का उनका आपस में रिलेशनशिप देखने के लिए होते हैं। और जो पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, पहले स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस में, फिर हमने देखा कि उसके साथ साथ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सब को फैक्टर इन जब आप करते हैं तो एक नया टेस्ट आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा कोर्स है इसमें हमारा मैंडेट नहीं है कि हम ये सारे के सारे टेस्ट करें। ऑब्वियसली ये आपके इस कोर्स के इम्तिहान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी, जब आप थीसिस कर रहे होंगे या कोई प्रैक्टिकल रिसर्च कर रहे होंगे, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेंगे उस वक्त, यू कैन ऑलवेज़ गेट बैक टू दिस लेक्चर। यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और डिटेल के लिए फिर आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक विच वाज रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें हमने शुरू में स्टैटिस्टिक्स को समझा, हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स में हम सेंट्रल टेंडेंसी देखने की कोशिश करते हैं थ्रू मीन, मीडियन एंड मोड, डिस्पर्शन देखने की कोशिश करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्रू वेरिएंस, थ्रू रेंज। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई भी डेटा जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में पेश करके रिप्रेजेंट करना बहुत यूज़फुल होता है। उसमें हमने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके लिए बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं। और फिर हमने देखा कि जी स्कोर एक चीज़ है जिससे सिग्मा लेवल्स निकलते हैं और उससे किसी भी डेटा को एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हमने हाइपोथेसिस की तरफ आए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ, और उसके अंदर हमने देखा कि नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती हैं। फिर उनको टेस्ट करने के लिए हम अल्फ़ा लेवल्स और पी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिस और सिर्फ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि थ्योरी में ग्राउंड करना भी ज़रूरी होता है आपकी रिसर्च को। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल थ्योरी थोड़ी सी देखी और ये भी देखा कि इन्फरेंशियल टेस्टिंग की एक अपनी लॉजिक होती है जिसको फॉलो करके हम किसी रिज़ल्ट तक पहुंचते हैं। उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, चाय स्क्वायर टेस्ट देखा, फिर हमने देखा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होते हैं, फिर उनको ठीक कैसे किया जाता है ये देखा। हमने देखा कि रेप्लिकेशन कैसे यूज़फुल होती है। फिर आखिर में हमने देखा कि सिर्फ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि बहुत सी और भी कंसिडरेशंस हैं जो बहुत यूज़फुल होती हैं, जैसे इफ़ेक्ट साइज़ जिसमें कोहन्स री टेस्ट हमने देखा। फिर मेजरमेंट एरर इंपॉर्टेंट होता है जिसमें हमने देखा कि
मेजरमेंट एरर जो है वो सिस्टमेटिक और रैंडम टाइप के होते हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा कि सैम्पल साइज़ इम्पॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के साथ साथ। फिर हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज इंपॉर्टेंट होती है और हमें पावरफुल टेस्ट इस्तेमाल करने चाहिए जब भी हमारे पास ऑप्शन हो। फिर हमने आखिर में देखा कि मेटा एनालिसिस क्या चीज़ होती है और सबसे आखिर में कुछ टेस्ट